तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। समझ लीजिए दोस्तों, मैं कम से कम 3-4 दिनों से यह सर्च कर रहा था कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत ही ज़्यादा हिट करता है। तो मैंने टोटल 10 क्वेश्चन के ऐसे इस वीडियो में आपको बताना होगा कि इस 10 में से कम संभवतः तो 3 या 4 क्वेश्चन एवं आने वाले हैं आपके एग्जाम 2021 में। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से देखिएगा, याद करके जाइएगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे मेहनत का फल आपको एक ही चीज़ मिलता है, अगर आप लाइक करते हैं तभी हम लोग मतलब ये मोटिवेट होते हैं कि हम लोग वीडियो अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पर उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि 1000 लाइक आप इस वीडियो को पहुँचा देंगे और प्यारा से कमेंट आप हमको दे देंगे। ठीक है, इसके बदले में आप जो कहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आपको ध्यान देना है इस वीडियो से कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया से लिखना है और याद करना है या समझने की कोशिश भी करना है साथ में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं पढ़ के अच्छे ढंग से, भी बताऊंगा किस प्रकार आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन पहला आपका यह है कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर से, किसी भी आप अगर आपके बड़े भाई हैं, किसी से भी आप ये क्वेश्चन चेक करवा सकते हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मृदा अपरदन क्या है, तो आप इसका उत्तर देंगे जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन इस प्रकार का आए आप बहुत ही प्यारा आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करना है, आपको किसी कीमत पे नोट करना है और किसी कीमत पे याद करके जाना अगर आप बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तब सोशल साइंस में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप देंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभवतः और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधनों से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया और पूछेगा भी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सारी चीजें दायरे में रख के आपको करना है। यहाँ तो संसाधन नियोजन भी बताना है, संसाधन नियोजन को क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो सभी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार लिखना है। तो उत्तर में आपको लिखना है इसको, संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजनों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पूछा था कि 3 कारण स्पष्ट कीजिए, तो चलिए 3 कारण आपको पॉइंट बना के लिख देना है। संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है, वातावरण या समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसका एक कारण मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, उसका एक कारण और है कि इसको भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसको उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे वीडियो को रोककर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आप उतारिए। ठीक है, कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर है उसका लिखेंगे आप बहुत अच्छे ढंग से कि गंगा के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए सुप्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैग्राव वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इसमें गंगा के डेल्टाई भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि समझ भी गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आपका करना है किसी कीमत पे, साथ ही साथ कमेंट भी करके बताइए। ठीक है, ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां को चलिए देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और नोट कीजिए कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों का उल्लेख लिखिए, ठीक है। तो दामोदर घाटी परियोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप उत्तर देंगे कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से लाभ 3 हैं, तो चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको नोट भी करवाऊंगा। इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा लक्षण, भूमि लक्षण की समस्याओं से भी मुक्ति मिली है। दूसरा इसका देंगे, इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, जिसका उपयोग झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, इस परियोजना के द्वारा पश्चिम बंगाल के झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है, जिससे खाद्यान्नों एवं जूट के अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तर था। 3 लाभों का उल्लेख करने के लिए बोला था, देखिए 3 लाभों हम लोग उल्लेख कर दिए बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर ऐसे लिखते हैं तो कोई एग्जामिनर 1 पॉइंट आपका नहीं काटेगा, ठीक है, पूरा फुल मार्क्स देगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, लेकिन भाई ये भी सब्जेक्ट 70 नंबर का आएगा, इसमें भी तैयार करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप सारे सब्जेक्ट को एक वैल्यूएशन दीजिए और इसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5वां आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, तो जितना तारीफ करें उतना तारीफ का मीन्स चीज़ों का जो भी पेपर दिया होगा उससे पूछ सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए, ठीक है। तो 2 उपाय आपको लिखना है भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर इसका है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला उपाय, इसमें 2 उपाय आपको लिखना है किसी कीमत पे। तो पहला उपाय लिखेंगे, आप किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। और दूसरा लिखना है, उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। यह इसका 2 उपाय सुझाव आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप नोट भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ याद भी कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं अभी जस्ट बताया हूं कि कैसे जनवरी से बोर्ड एग्जाम में पढ़ के 95% ला सकते हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियोस को जरूर देखें, उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7वां को बढ़िया से आप देखिए, समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है भैया, तो चलिए देखते हैं। भारत में कृषि कार्य जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। आर्थिक विकास में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दूसरा है इसकी विशेषताएं, कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलों तथा 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। और तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है अच्छे तरीके से कि कुछ उद्योगों के संचालन एवं कृषि उत्पाद जैसे कपास, चाय, रेशम, कहवा, गन्ना की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यह आपको 3 भारत की कृषि को कोई 3 विशेषता लिखने के बोला था। 3 विशेषता आप लिख सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ अच्छे ढंग से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7वां भी क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे नोट कीजिए और याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं, उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र बताइए, ठीक है। भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र, तो उत्तर में देखिए चाय हेडिंग डालेंगे आप, देखिए इसमें जिसे इंग्लिश में टी कहा जाता है कि चाय भारत का प्रमुख पेय पदार्थ है। चाय उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में विश्व की 28.3% चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। भारत में चाय उत्पादित करने वाले 2 प्रमुख राज्य असम तथा पश्चिम बंगाल हैं। इसके अन्य उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा हैं, ठीक है। तो इस ढंग से आपको उत्तर लिखना है स्पष्ट रूप से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8वां बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए इसमें क्या पूछा था कि भारत में चाय और कहवा था, ये तो चाय का था, ठीक है। अब कहवा का भी लिखना पड़ेगा आपको, तो कहवा हेडिंग आप लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कहवा मतलब कॉफी, ठीक है। तो कॉफी के बारे में लिखेंगे कि कहवा या कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है। कॉफी की 3 किस्में पाई जाती हैं, अरेबिया, रोबस्ता एवं लाइबेरिया। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिया
अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, तो यह कहवा में लिखना है और यह किस में लिखना है, आपको चाय में लिखना है। और ये आपका प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चाय और कहवा दोनों आपको लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से। और देखिए, इसमें भी एक हेडिंग बटा है कि भारत के कहवा उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से है, तो भारत में कहवे तथा उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिक होता है। ठीक है, तो इन राज्यों में सबसे अधिक पाया जाता है कहवा। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यह है कि भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे विशेषता ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, या तो आपसे ये पूछेगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, भारत में हरित क्रांति के कोई 2 लाभ बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भाई किसी कीमत पे इन सारों 200 क्वेश्चनों को याद करके जाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में हिट करना चाहते हैं बढ़िया नंबर से तो चलिए दोस्तों, या तो एक ढंग से देखिए, भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो ये पूछेगा, या तो हरित क्रांति किसे कहते हैं, भारत में हरित क्रांति की कोई 2 लाभ बताइए, ये पूछेगा। या तो एक और ढंग से पूछता है, मैं उसको भी बता देता हूँ आप लोगों को। या तो दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि उत्तर आपको किस ढंग से लिखना है। ठीक है, तो लिखना है आपको कि हरित क्रांति से तात्पर्य 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इनके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत कृषि में उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया है। हरित क्रांति के प्रमुख विशेषताएं या लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पॉइंट बना के आपको लिख देना है। अधिक उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग, दूसरा का लिखना है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, और तीसरा लिखना है सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, और चौथा लिखना है बहुफसलीय कार्यक्रमों का प्रोत्साहन। तो यह इसके 4 विशेषताएं हैं। इन चारों विशेषताओं को आपको लिखना है और यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, किसी कीमत पे करना है। ये 10 क्वेश्चन किसी कीमत पे समाज विज्ञान का याद करके ही जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आज का लास्ट क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आग्नेय और के आंतरिक चट्टानों में खनिजों का वर्णन कैसे होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर बहुत अच्छे ढंग से। तो दोस्तों, खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा वृहत जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप बहुत ही बेहतरीन आंसर इस ढंग से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया। इतने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन को सच कसम से बता रहा हूँ कि 2 दिन लगे हैं इसको हमें एनालिसिस करने में कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई जितना मेहनत मैं आप लोगों पे किया हूँ उतना मेहनत आप हम पे कीजिए। आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इंजॉयबल के तौर पर आप बढ़िया से पढ़िए, प्रिपेयरिंग कीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और 90-95% लाइए और हमारा चैनल के भी नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।